गांव का एक पुराना घर। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। या बिजली कम ही रहा करती है। कमरे के कोने में एक दिया टिमटिमा रहा है। दिए की लौ से खाट पर लेटे मोहनलाल की चेहरा साफ साफ दिख रहा है, पीला थका और सांसें उखड़ी हुई। कमरे में उसका बड़ा बेटा अरुण और छोटा बेटा बिरजू मौजूद हैं। पिताजी, आपकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी डॉक्टर मिश्रा के घर जाता हूँ। वो गांव में ही है। बारिश में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। अरुण बेटा, अब वक्त नहीं बचा। तेरी माँ गई थी, उस दिन भी बारिश ऐसी ही हो रही थी। आज फिर वही बूंदे, वही रात लग रहा है। अब मेरा भी समय पूरा हो गया है। तू अब परेशान मत हो बेटा, अब कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी। माँ को खोया वो दर्द आज तक अंदर से खा रहा है। आप भी चले गए तो हम दोनों भाई क्या करेंगे? आप तो हमारी ताकत है। आपको कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर को अभी लेकर आता हूँ। बिरजू आगे आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो मोहनलाल के पैरों के पास बैठ जाता है और धीरे से बोलता है। पिताजी, माँ जब बीमार थी मैं शहर में था। उन्हें उस हालत में छोड़कर मैं चला गया काम की तलाश में। जब लौटा तब तक वो जा चुकी थी। अब मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। अब की बार मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं डॉक्टर को लाकर ही दम लूंगा। बिरजू, तेरा यह पछतावा, तेरा प्यार मेरे लिए बहुत है बेटा। मैंने तुम्हें लड़खड़ाते देखा है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि तू संभल रहा है। पर अब मेरा शरीर थक गया है, अब यह बोझ नहीं उठा सकता। पिताजी, आपने हमेशा कहा है कि जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है, तो आप भी उम्मीद मत छोड़िए। डॉक्टर बस थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं छाता लेकर निकलता हूँ। आप कुछ सोचिए मत, सिर्फ आराम करिए। अरुण बेटा, अगर वापस लौटकर मुझे यहाँ ना पाओ तो डरना मत। मुझे शांति मिलेगी अगर जानूं कि तुम और बिरजू एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों बिखर जाओ। बिरजू एकदम खड़ा हो जाता है। आंखों में आग और आंसू दोनों हैं। नहीं पिताजी, आप ऐसे नहीं जा सकते। इस घर की दीवारों ने आपकी हंसी की गूंजें सुनी है। आप यहां से नहीं जा सकते। अरुण, तुम जाओ, मैं तब तक पिताजी के पास हूं। पिताजी, मैं हर उस बात के लिए माफी मांगता हूं जो मैंने अनजाने में आपको दुख दिया। बस एक मौका दीजिए, एक बार डॉक्टर देख ले, शायद कुछ हो सके। अरुण ने छाता उठाया, चप्पल पहनी और दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर बारिश की तेज आवाज घर के अंदर तक गूंज रही थी। डॉक्टर मिश्रा का घर एक साधारण मिट्टी का मकान, जिसकी छत से बारिश टपक रही थी। अरुण बाहर से दरवाजे पर दस्तक देता है और तेज आवाज में पुकारता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर मिश्रा जी, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी बाहर आइए। भीतर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है। उसकी आंखों में चिंता होती है। बेटा, क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं मोहनलाल का बेटा अरुण हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, सांसें उखड़ रही हैं। डॉक्टर साहब को बुलाने आया हूँ। बेटा, आज तो सोमवार है। डॉक्टर साहब हर सोमवार सावले गांव जाते हैं। वहीं उसका दूसरा चैम्बर है जो सोमवार को जाते हैं। आज वहीं है। अरुण कुछ पल चुप खड़ा रहता है। उसे यकीन नहीं हो रहा। फिर धीरे से बोलता है। सांवले गांव, वो तो 8 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी जंगल वाला है। हाँ, और ये कोई सीधा जंगल नहीं है। पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब लौट रहे थे तो बोले कि रास्ते में किसी अजीब चीज की परछाई देखी। कोई आदमी था मगर आवाज नहीं थी। कहते हैं उस रास्ते में रात को कुछ चलता है, दिखता है। नहीं नहीं, इतनी रात को मत जा बेटा। अरुण की आंखों में पितृ संवेदना चमकती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ता दिखाई देती है। मैं डरता नहीं अम्मा, ये मेरे पिताजी की जान का सवाल है। अगर अब नहीं गया तो शायद फिर कभी मौका ना मिले। तभी तेज बिजली चमकती है और एक जोरदार गरज के साथ बारिश एकदम थम जाती है, जैसे आसमान भी अरुण की जिद के आगे झुक गया हो। तू बहुत हिम्मत वाला बेटा है, लेकिन एक बात याद रखना, उस रास्ते में अगर कोई कुछ पूछे तो जवाब मत देना। अगर कोई कुछ पूछे मतलब वो जो पूछता है इंसान नहीं होता। बस चुपचाप आगे बढ़ते रहना। अरुण कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाता है। छाता यहीं रखता हूँ, लौटते वक्त ले लूंगा। अब देर नहीं कर सकता। अरुण छाता रखकर सामने गांव की ओर अकेला वीरान रात में निकल पड़ता है। घना जंगल, बारिश अब थम चुकी है, लेकिन हर पेड़ की पत्तियों से टपकती बूंदें अब भी सन्नाटे को भेद रही हैं। रात गहराती जा रही है। आकाश काले बादलों से घिरा है।
और बिजली बीच बीच में चमक रही है। अरुण सावधानी से आगे बढ़ रहा था। पत्तियों पर उसके कदमों की चुपचाप सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे ही वह जंगल में पहला कदम रखता है। चारों ओर एकदम सन्नाटा छा जाता है। कितना अजीब सन्नाटा है, जैसे पूरा जंगल मुझे देख रहा हो। नहीं नहीं, मुझे पिताजी के लिए जाना ही होगा, डरने का वक्त नहीं। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। चेहरा धूल और कीचड़ से सना हुआ, आंखों में डर भरा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अरे ओ भैया रुको, क्या हुआ? तुम इस तरह दौड़ क्यों रहे हो? वो आदमी हाँफता हुआ रुकता है, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हैं। चेहरा सफेद पड़ चुका है। वो कांपती आवाज में बोलता है, भाग भाग जा, इस रास्ते पर मत चल। वो यहाँ है। कौन है? क्या हुआ? साफ साफ बताओ। वो औरत, सफेद कपड़े में, बाल खुले, आंखें लाल। पहले सोचा इंसान है, पर जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई थी। पूरा उल्टा चेहरा। अरुण के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ जाती है। क्या तुमने कुछ कहा उसे? कोई बात की? हाँ, उसने पूछा था किधर जा रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर के पास जा रहा हूं बस। फिर अचानक हवा चलने लगी और वो मेरे सामने हवा में तैरती हुई आ गई। वो मेरे कान में फुसफुसाकर बोली, तेरे लिए तो अब कोई डॉक्टर नहीं बचेगा। मैं जान बचाकर भागा। अरुण का गला सूखने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन मेरे पास लौटने का समय नहीं है। मेरे पिताजी की जान दांव पर है। अगर मैं नहीं गया तो उन्हें खो दूंगा, और अगर वो औरत रास्ते में आई भी तो मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ जवाब नहीं देना चाहिए। तू पागल है, वो किसी को नहीं छोड़ती। कभी उसकी हंसी आती है, कभी बच्चे की आवाज, और कभी कभी खुद को तेरे जैसा बना लेती है। डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन डर से बड़ा मेरा फर्ज है। मेरे पिताजी इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने डर के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। अरुण उस आदमी को धीरे से हटाता है और आगे बढ़ने लगता है। आदमी पीछे से चिल्लाता है, अगर जिंदा बचा तो मत भूलना, तेरी हिम्मत को सलाम है। अरुण अब तेज कदमों से आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, डॉक्टर को ढूंढना। अंधेरा, घना जंगल, पेड़ इतने घने हैं कि बिजली की चमक भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही। अरुण तेज तेज चलता है, लेकिन अब उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। आसपास हर पत्ता, हर टहनी उसे कुछ कहती सी लग रही थी। वो एक मोड़ पर पहुंचता है और अचानक रुक जाता है। ये आवाज, ये कैसी आवाज है? जैसे कोई धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहा हो, और कभी कोई बच्चे के रोने जैसी धुन। सन्नाटा फिर टूटता है। अब उसे अलग अलग दिशाओं से अजीब सी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे पेड़ों की छाया से कोई देख रहा हो। वो आसपास झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देखता। नहीं, मुझे इन आवाजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अम्मा ने कहा था, अगर कोई कुछ पूछे या बुलाए तो जवाब मत देना। तभी अचानक एक झाड़ी के पीछे से हल्की सी आहट होती है। अरुण मुड़कर देखता है और वहां से एक गधा का बच्चा निकलकर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा है। उसकी चाल असामान्य है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अरे गधा का बच्चा इस घने जंगल में, और इतनी रात को? क्या ये सच में जानवर है या? वो बच्चा कुछ कदम बढ़कर रुक जाता है, फिर एक बार में की अजीब सी आवाज निकालता है, लेकिन उसमें कोई मासूमियत नहीं है। जैसे कोई नकल कर रहा हो, जैसे इंसान की आवाज में जानवर बनने की कोशिश हो रही हो। ये कुछ ठीक नहीं है। मुझे इसे देखकर रुकना नहीं चाहिए। नजरों का धोखा हो सकता है या? वो आंखें बंद करता है, लंबी सांस लेता है और बोलता है, डराने की कोशिश मत करो। मेरा रास्ता सिर्फ एक है, और वो है डॉक्टर तक पहुंचना। जिसे जो करना है कर ले। जैसे ही अरुण कुछ दूर निकलता है, आवाजें फिर थम जाती हैं और जंगल फिर से शांत हो जाता है। लेकिन अब यह शांति और भी डरावनी है, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। और मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिताजी के लिए मैं हर साया पार कर जाऊंगा। ये जंगल सिर्फ रास्ता नहीं है, ये मेरी हिम्मत की परीक्षा है, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिताजी के लिए मैं हर साया पार कर जाऊंगा। घना जंगल, रात का तीसरा पहर। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थी। कहीं दूर बिजली चमकती है, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक नहीं आती। अरुण एक पतली पगडंडी पर चलता चलता एक मोड़ पर पहुंचता है, जहां दो रास्ते फूटते हैं, एक दाएं दूसरा बाएं। वो रुक जाता है। चारों ओर अब भी सन्नाटा है, पर हवा में एक अजीब सी थकान और भारीपन था। अब ये दो रास्ते कौन सा है सामने गांव का? बचपन में एक बार पिताजी के साथ आया था।
पर अंधेरे में कुछ याद नहीं आ रहा। अगर गलत रास्ता चुन लिया तो वक्त बर्बाद होगा। और पिताजी? वो कुछ देर चुपचाप खड़ा सोच रहा होता है कि तभी एक हल्की सी आवाज होती है जैसे पत्ते सरकते हों। वो चौंक कर देखता है। दूर झाड़ियों के उस पार एक बूढ़ी औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, झोंकी हुई पीठ, सर झुका हुआ। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी है, जैसे किसी पुराने पेड़ की तरह। अरुण कुछ देर तक बस देखता रहता है, फिर धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ता है। हर कदम पर उसकी दिल की धड़कन तेज होती जाती है। अम्मा नमस्ते, माफ कीजिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि सांवले गांव किस रास्ते से जाया जाता है? वो बूढ़ी औरत कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बस वैसे ही खड़ी रहती है जैसे उसने सुना ही नहीं। हवा अब कुछ तेज हो गई है। अरुण का गला सूखने लगता है। अम्मा, मैं डॉक्टर को ढूंढने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। कृपया बताइए कौन सा रास्ता सांवले गांव जाता है? इस बार औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाती है, फिर बहुत धीमे और फटी आवाज में बोलती है जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। उस रास्ते से चले जा जहाँ रास्ता खत्म होता है, वहीं मिलेगा तुझे सांवले गांव। अरुण की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो कुछ पलों तक उसे घूरता है। उसका दिल कह रहा है, कुछ तो अजीब है, पर वक्त नहीं है सोचने का। जहाँ रास्ता खत्म होगा, कैसी अजीब बात है, पर क्या पता यही असली रास्ता हो। अरुण धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ता है जो उसने दिखाई, लेकिन हर कदम के साथ उसके मन में शक, डर और अजीब बेचैनी गहराती जाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, रास्ता और संकरा और अंधेरा होता जाता है। झाड़ियां अब शरीर को छूने लगी हैं, पेड़ अब और घने हो गए हैं, लेकिन अरुण रुकता नहीं। हो सकता है ये सच में सही रास्ता हो, या हो सकता है मैं किसी धोखे में हूँ। लेकिन अगर पीछे हटा तो पिताजी, अब तो रास्ता वही है जो डर से आगे है। अरुण अब एक संकरी पगडंडी से कई घंटों से चल रहा है। पसीना और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर मिली हुई हैं। उसकी चाल थकी हुई है, लेकिन इरादा अडिग है। वो झाड़ियों के बीच से निकलता है और एक खुली जगह पर आता है। उसके सामने एक विशाल झरझर हवेली खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर बेलें छड़ी हुई और जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ। हवेली का दरवाजा आधा खुला है और अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। यह हवेली इतनी रात को इस सुनसान जंगल में, क्या यहाँ कोई रहता है? शायद कोई हो, यहाँ कोई बुजुर्ग या चौकीदार। अगर मुझे गांव का रास्ता बता दे। वो हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचता है। थोड़ी देर सांस लेकर धीरे से दरवाजा खोलता है। झरझर की आवाज होती है। दरवाजा और खुलता है और अंदर अंधकार पसरा हुआ है। कोई है? सुनिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे सांवले गांव जाना है। कृपया कोई जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं आता, लेकिन कुछ गूंजती हुई धीमी आवाजें हवेली की दीवारों से टकराकर लौटती हैं, जैसे कोई बहुत दूर से हम कर रहा हो। अरुण और थोड़ा भीतर जाता है, तभी एक जोरदार बिजली चमकती है और एक अजीब सी साया एक कोने में प्रकट हो जाती है। चेहरे पर काले बाल, लंबे नाखून, लाल आंखें, उलझे कपड़े और हवा में तैरती हुई सी चाल। तुम कौन हो? या तुम इंसान हो या कोई साया? चुड़ैल जैसी औरत एक ठंडी सी हंसी हंसती है, धीमी लेकिन कानों में चुभने वाली। उसके होंठ हिलते नहीं, फिर भी उसकी आवाज गूंजती है जैसे भीतर से आती हो। तुम इंसान हो, फिर भी इस हवेली तक पहुंच गए। तुम जानते नहीं, यह रास्ता इंसानों के लिए नहीं होता। अरुण थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वो उसकी आंखों में देखता है। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? अरुण कुछ पल उसे देखता है, फिर गहरी सांस लेते हुए बोलता है। उसकी आवाज कांपती नहीं, भावुक होती है। डरता हूँ, लेकिन तुझसे नहीं। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं मैं अपने पिताजी को खो ना दूं। मैंने माँ को खो दिया, वो भी इसी बारिश, इसी अंधेरे में। उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाया। आज अगर पिताजी के लिए भी कुछ ना कर सका तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं तू कोई आम औरत नहीं है, तेरे भीतर कुछ है, लेकिन अगर तू मुझे मार भी दे तो कम से कम कोशिश करते हुए मरूंगा। पिता को बचाना मेरा फर्ज है, और यही मेरा सबसे बड़ा डर भी है कि मैं कहीं देर ना कर दूं। चुप्पी छा जाती है। हवेली के दयों की लौ एकाएक तेज हो उठती है, जैसे समय खुद थम गया हो। चुड़ैल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरती है। पहली बार नरम इंसानी तू सच्चा है। तेरे शब्दों में छल नहीं। तेरी आंखों में उस माँ की छवि दिखती है जिसे तूने खोया, और उस पिता की छाया जो तुझे जीता है। तेरा डर तुझे कमजोर नहीं, महान बनाता है। तू उनसे अलग है जो खुद को बचाते हैं। तू वो है जो अपनों को बचाने चला है। हवेली की जमीन कांपने लगती है, बिजली चमकती है और हवेली के आंगन में एक तेज सुनहरी रोशनी फैलती है। फिर एक जादुई नैना पक्षी प्रकट होती है। उसकी आंखों में नीली रोशनी
और उसके शरीर से हल्की नीली लपटें उठती हैं, जैसे किसी परिकठा का सवार बनकर आया हो। यह है अग्निहोत्र, मेरी नैना पक्षी है। यह सिर्फ उन लोगों को रास्ता दिखाती है जो सच्चे हो, जिनकी नियत पवित्र हो। आज यह तुझे सांवले गांव तक ले जाएगा। घबराना मत, यह रास्ते में तेरी रक्षा भी करेगी। लेकिन याद रख, रास्ता शॉर्टकट नहीं है। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही जीतता है। अरुण की आंखें भर आती हैं। वो नैना पक्षी के पास जाता है और उसका माथा छूता है। नैना पक्षी हल्की सी हिनहिनाहट करता है, जैसे वो अरुण को पहचान गया हो। धन्यवाद, आपने मेरा रास्ता आसान नहीं किया, बल्कि मुझे सिखाया कि डर से कैसे लड़ते हैं। जा, तेरा पिता तुझे पुकार रहा है। समय कम है। रात का आखिरी पहर, आसमान में काले बादल अब कुछ हल्के हो चुके हैं। अरुण जादुई नैना पक्षी पर सवार होकर सांवले गांव की सीमा में पहुंचता है। हवा में अब भी ठंडक थी और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अरुण एक कच्चे घर के सामने रुकता है। दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजा खोलता है। डॉक्टर बाबू यहीं रहते हैं ना? मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनसे दवा लेनी है। अरे बेटा, डॉक्टर तो आज आया ही नहीं। सोमवार को आता है, पर आज कोई नहीं आया। अरुण एकदम चौंक जाता है। उसका चेहरा भक पड़ जाता है। वह आसमान की ओर देखता है। बिजली चमकती है। उसे हवेली, चुड़ैल और वह पूरी यात्रा याद आती है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह बिना कुछ कहे तुरंत नैना पक्षी को मोड़ता है और वापस अपने गांव की ओर लौटता है। इस बार नैना पक्षी को तेज भागता है, जैसे कोई छाया पीछे से पीछा कर रही हो। गांव में डॉक्टर का घर। अरुण नैना पक्षी से उतरकर दरवाजा खटखटाता है। भीतर से हल्की रोशनी आती है और डॉक्टर खुद दरवाजा खोलते हैं। अरे अरुण, तू यहाँ इतनी रात गए, क्या हुआ? आप यहीं हैं? लेकिन आप तो सांवले गांव गए थे ना? नहीं बेटा, मैं आज गया ही नहीं। दरअसल तुम्हारा भाई बिरजू थोड़ी देर पहले आया था। उसने तुम्हारे पिता की हालत बताई और मैं यहीं से दवाइयां देकर भेज दिया। अब वो ठीक है, घबराने की बात नहीं। अरुण एक पल के लिए कुछ कह नहीं पाता। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन आपकी बीवी ने कहा था कि आप सांवले गांव गए हैं। मेरी बीवी बेटा, मेरी पत्नी तो पिछले 3 दिन से अपने बहन के घर गए हुए हैं। घर में तो मैं अकेला हूँ। किसी ने दरवाजा खोला? किससे मिला तू? अरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके होंठ सूख जाते हैं। उसकी आंखों के सामने वह औरत का चेहरा घूमने लगता है, जो उसे डॉक्टर के ना होने की खबर दे रही थी। उसकी आवाज, उसका चेहरा, अब वह सब बदल रहा था। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो नैना पक्षी भी गायब थी। तो फिर वो कौन थी? वो हवेली, वो जादुई नैना पक्षी, चुड़ैल, और उसका कहाँ हुआ सब कुछ? क्या सब सपना था या कुछ जो असल में था लेकिन समझ से परे? कुछ रहस्य सवालों से नहीं, समझ से हल होते हैं, और कुछ रहस्य बस रहस्य ही होते हैं।